नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक हिंदी से संज्ञा के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। संज्ञा के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि संज्ञा होती क्या है। फिर भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। बहुत चीज़ें हम लोग संज्ञा के बारे में जानते हैं, लेकिन जब परीक्षा में उसके भेद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं सामान्य तौर पे, और भी कई प्रकार के भेद हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या वो संज्ञा के अंदर रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते हैं, उसके उदाहरण से हम कैसे समझेंगे कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखेंगे संज्ञा में, देखें क्या है। संज्ञा वह विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द होता है से कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता है। नाम हम लोग डेफिनेशन बचपन से ही पढ़ते थे। जो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की नाम को बताता हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब उस वस्तु का नाम क्या है, कुछ हो सकता है, व्यक्ति का नाम क्या है, पहाड़ों का नाम क्या है, नदियों का नाम क्या है, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ बता सकते थे कि हाँ ये किस प्रकार का संज्ञा है। ये सिंपल सी डिफिनेशन हो गई, लेकिन परीक्षा में तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। संज्ञा के अगर भेद की हम लोग बात करें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संज्ञा के भेद होते कितने, बस यहीं पे एक प्रश्न आपको मिल जाता है परीक्षा में। जब यूपी ट्रिपल एससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, वनडे एग्ज़ाम जो भी देते हैं, हिंदी का अगर सेक्शन है तो आ सकता है परीक्षा में कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा सामान्य तौर पर तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन इस 5 प्रकार से पहले शुरुआती में 2 भागों में बांट दिया गया संज्ञा को, वो है धर्म और वस्तु। जब हम लोग वस्तु में आते हैं तो 4 प्रकार की संज्ञा, और जब हम लोग धर्म में आते हैं तो 1 प्रकार का। मतलब धर्म में भाववाचक संज्ञा आ जाती है, और वस्तु में व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। तो अगर कंप्लीट अगर देखा जाए संज्ञा का जो मुख्य भेद है वो 5 प्रकार का, यही आपका आंसर होगा कि अगर पूछा जाए परीक्षा में कि संज्ञा कितने भेद हैं तो आप कहेंगे 5 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हर एक की डिफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने पहले नंबर पे भाववाचक लिख रखा है, तो भाववाचक को पहले हम लोग नहीं देखते हैं, पहले हम लोग इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, तभी हम भाववाचक संज्ञा को समझ पाएंगे। कैसे? जैसे हम व्यक्तिवाचक है, तो हम व्यक्तिवाचक जब कह रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके नाम की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक है। जैसे व्यक्तिवाचक में कोई जगह हो सकती है, पहाड़ियों के नाम हो सकते हैं, शहरों के नाम होते हैं, देशों के नाम हो सकते हैं। ये सभी सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर वस्तु का नाम बता रहा होता है। जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे सुरेश नाम है, राम, श्याम, बचपन से ही पढ़ रहे हैं। दक्षिण दिशाओं में अगर कहें तो दिशाओं में किसी दिशा का अगर नाम आप बता रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे दक्षिण कह ले, उत्तर कह ले, पूरब कह ले, पश्चिम कह ले, ये सभी। भारत कहें, अमेरिका कहें, जापान कहें, कोरिया कहें, तो ये सब देश के नाम हैं। तो देश के नाम के आधार पर चीज़ें हैं। गंगा नदी के, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। शहरों में लखनऊ कह लीजिए, बनारस कह लीजिए, अयोध्या कह लीजिए, फैजाबाद कह लीजिए, बस्ती कह लीजिए। रामायण पुस्तक का नाम है, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, या कोई बुक का नाम। महीनों के नाम में चले जाए तो मई है, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। त्योहारों की बात कर ले, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, तो ये सब त्यौहार हैं। अब आते हैं जातिवाचक की बात करें। जातिवाचक में देखें, एक ही प्रकार की वस्तु तथा व्यक्ति का बोध हो, जिसमें एक ही प्रकार की वस्तु। जैसे हम मतलब कहते हैं मकान, तो मकान तो कई हैं, लेकिन मकान एक संज्ञा है, लेकिन किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। उसके अंदर कई तरह के मकान आते हैं, ठीक है ना। तो मकान है, तो ये क्या है? एक प्रकार की वस्तु मकान है। तो मकान तो सभी होते हैं, मकान, मगर अब मकान का नाम अलग से कोई रख दिया जाए तो वो अगर नाम तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन जब सिर्फ मकान की बात कर रहे हैं तो मकान तो कई होते हैं, तो मकान क्या है? जातिवाचक।
घोड़े तो कई होते हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कई होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होते हैं, संज्ञा में चला गया, व्यक्तिवाचक में चला गया। लेकिन जब सिर्फ प्रोफेसर कह रहे हैं तो वो जातिवाचक में। भूकंप, भूकंप तो कई जगहों पे आते हैं और अलग अलग नाम के भूकंप हैं, ठीक है ना, तो वो हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट की बात करें, ज्वालामुखी भी कई प्रकार कई नामों से जाने जा रहे हैं, क्योंकि ज्वालामुखी अपने आप में एक ज्वालामुखी तो सब ज्वालामुखी ही है, लेकिन ज्वालामुखी का नाम अगर कोई रखा गया तो वो बात अलग है, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। पुस्तक है तो पुस्तक, जैसे मैंने भी कहा रामायण, रामायण किसी पुस्तक का नाम अगर हम डिनोट कर रहे हैं कि ये पुस्तक इस नाम की है तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन जब हम पुस्तक कह रहे हैं तो वो भी संज्ञा है, लेकिन वो किस में आ गया, जातिवाचक में। उस पुस्तक के अंदर कई प्रकार कई नाम की पुस्तकें आ जाएंगी, तो वो है जातिवाचक। फिर इसके बाद है समूहवाचक। समूहवाचक में देखेंगे वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो, तो समूह मतलब ग्रुप बना रखा है। जैसे सभा है, जब हम सभा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई लोग होंगे, मेंबर, कई ढेर सारे मेंबर होंगे। दल है बना रखा, पार्टी, उसमें कई लोग होते हैं। गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा, उसमें कई तरह की चाबियाँ होती हैं। मंडल, मंडल भी, मंडल के अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल होते हैं मंडल के अंदर। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में द्रव्य में क्या होता है, मटेरियल आ जाता है। जैसे जो नाप तौल की चीज़ें हों, वह उस वस्तु का बोध कराती हों, वो द्रव्यवाचक होती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक है ना, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जिसको हम लोग तौल सकते हैं, ठीक है, वो सभी द्रव्यवाचक के अंदर आ जाती हैं। ये तो सामान्य संज्ञाएं जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ और संज्ञा के जो अन्य भेद हैं उसको भी देख लें, जहाँ से परीक्षा में आजकल प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे वस्तु की जीवंतता और आजीवंतता के आधार पर, मतलब जीवंतता मतलब जीवित और आजीवित मतलब निर्जीव वस्तु के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा का एक भेद निकल के आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई मैं अपने मन से नहीं बताता, कोई व्यक्ति, कोई भी टीचर अपने मन से नहीं बताता, किसी ने बुक का सहारा लेता है, उस बुक से वो मैटर निकाल के फिर चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पर आप लोग ये ना कमेंट करें कि फलाना बुक से पढ़ा रहे हैं, धमाका बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग को पढ़ना है तो उस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आदमी ये देखे कि कोई चीज़ आपको पूरी कंप्लीट मैटर मिल रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ मैंने रखता है कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप इस बुक से पढ़ा रहे हैं, आप उस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो भाई बुक से तो पढ़ाएगा आदमी, कहीं और से तो नहीं पढ़ा देगा, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में ना पड़िए, जो चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कोई चीज़ मैटर ये होता है कि आधी अधूरी चीज़ नहीं बता के जा रहे हैं, आप पूरी चीज़ बता के जा रहे हैं। ये नहीं संज्ञा के 5 भेद ये बता दिए और चीज़ें छोड़ दी जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ पूरी बता रहे हैं, पूरी नहीं बता रहे, ये चीज़ आप देखें कि हाँ क्या चीज़ हमको पूरी जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन चीज़ों को देखें, ठीक है। तो चलिए आते हैं वस्तु की जीवंतता और आजीवंतता के आधार पर, यानी कोई वस्तु जीवित है या निर्जीव है उसके आधार पर संज्ञा के भेद को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे जिसे हम लोग कह सकते हैं प्राणीवाचक, मतलब प्राणीवाचक जिसमें जान है, जो चल फिर रहा है, ठीक है, तो प्राणीवाचक चाहे लड़का है, घोड़ा है, पंछी है, कोई जीव जंतु जिसे आप लोग जानते हो, शेर, चीता, भालू, ठीक है, वो सभी क्या है, प्राणीवाचक हैं। आप प्राणीवाचक जिसमें जीवन ना हो, निर्जीव वस्तु हो, जैसे पेड़ है, पेड़ को नहीं कह सकते हैं, पेड़ मतलब अगर बायो में चले जाएंगे तो आप कह सकते हैं, बायो में अगर पढ़ेंगे तो वो भी जीवित वस्तु होती है। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि हिंदी में पढ़ा तो हम लोग पेड़ भी कह सकते हैं, ईंट भी कह सकते हैं, दीवार भी कह सकते हैं, या कोई भी ऐसी वस्तु जो चलती फिरती ना हो, निर्जीव हो, जिसमें जान ना हो, ठीक है, वो सभी क्या अप्राणीवाचक हैं, हम लोग ये कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, ये सभी की सभी चीज़ें जितनी मैंने बोले वो इन सब के अंदर भी पढ़ लेते हैं, 5 भेदों के अंदर भी हैं, ठीक है। लेकिन अब अलग से डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को, अलग से कैटेगराइज कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वो भी देख लें कि क्या प्राणीवाचक अप्राणीवाचक भी हो सकता है। हाँ, तो कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। गणना के आधार पे, मतलब जो गणनीय और अगणनीय, गणनीय मतलब जिसकी गिनती में, जिसको हम लोग काउंटेबल हो, जो काउंट कर सके, और जो काउंट ना करने हो, जो सिर्फ एक ही हो तो उसको काउंट क्या करना, ठीक है। जिसे हम लोग जैसे एक वचन और बहुवचन दोनों में कह सकते हैं, वो गणनीय। जैसे जातिवाचक। अगणनीय जो सिर्फ एक वचन में हो, और एक वचन में क्या क्या वस्तु हो सकती हैं, जैसे जातिवाचक। जातिवाचक मैंने क्या बताया था, ये जैसे प्रोफेसर, कई प्रोफेसर है, घोड़े कई घोड़े, मकान कई मकान, पुस्तक कई पुस्तक, भूकंप कई भूकंप हो रहे हैं, ज्वालामुखी कई ज्वालामुखी हैं, तो वो क्या है, एक वचन भी है और बहुवचन है। एक ज्वालामुखी भी, कई ज्वालामुखी, एक वचन बहुवचन दोनों है। लेकिन जब जब हम अगणनीय कहते हैं, जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसमें
जो सिर्फ एक वचन में हो, सदा एक वचन जो हो, वो सभी के अग्रणी, जैसे व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ये सभी जो भी कहेंगे वो हमेशा एक वचन में होगा। अगर राम है तो राम व्यक्ति को एक ही राम की बात कर रहे हैं, एक ही श्याम की बात कर रहे हैं। द्रव्यवाचक मतलब सोना अगर हम कह रहे हैं तो जिस सोने की बात कर रहे हैं उसी सोने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भाववाचक किसी अगर कोई भाव व्यक्त कर रहा है तो वो एक ही भाव की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो देखो, हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर अभी चीज़ें बता दें, तो मैं अभी आपको ये सब चीज़ें समझ ले तो मैं भाववाचक संज्ञा पे आता हूँ, ठीक है। अब व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न आता है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, एक तो रूढ़ी रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अब रूढ़ क्या होता है? रूढ़ मतलब जो फिक्स है, जो फिक्स है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, वही तो रूढ़ होता है। जिन शब्दों का खंड नहीं किया जा सकता, ऐसा कह सकते हैं, खंड नहीं किया जा सकता। अगर खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सीधे कह सकते हैं। इसको अगर हम खंड करें, उसको तोड़ दें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे हम लोग आम कह रहे हैं, आम जब तक कहें तो आपके दिमाग में इमेज बन रही है, आम है, आम खाते हैं, ठीक है, मगर आम में आ को अलग किया, माँ को अलग किया, कोई अर्थ नहीं निकला। घर है, घर जब आता है तो दिमाग में एक इमेज आती है, घर है, मकान है, लेकिन जैसे घा और रा को अलग किया आपके दिमाग से, घा का कोई मतलब नहीं, रा का कोई मतलब नहीं। मतलब ये सब जिसको अलग करते हैं, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, वो सभी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और रूढ़ जो भी होते हैं, सब जो शब्द होते हैं वो भी संज्ञा के अंतर्गत रखा गया, तो रूढ़ संज्ञा है ये। यौगिक संज्ञा में जब आते हैं, जो 2 संज्ञाओं से मिलकर तो बने और उसको अलग करने पर उसका अलग अलग अर्थ भी निकलता है, और सेम अर्थ। कैसे? जैसे ऐसी होगी जिनका खंड किया जाता है, जिसका खंड किया जा सकता है, खंड मतलब टुकड़े किए जा सकते हैं और उसका अर्थ भी निकले, ये भी ध्यान दें। जैसे रसोई घर, तो रसोई प्लस घर मतलब ऐसा घर जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, तो रसोई घर भी कह रहे हैं और रसोई घर तोड़ भी ले रहे तब भी। जैसे पाठशाला, तो पाठशाला मतलब जहाँ पर हम पढ़ाई करते हो। विद्यार्थी विद्या पढ़ते, जो विद्या को अर्जित करता हो। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, जो जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती। हिमालय, हिम प्लस आलय, जहाँ पर हिम हो, जहाँ पर बर्फ हो, ठीक है, वो चीज़। अब आता है योग रूढ़। योग रूढ़ में अभी यौगिक कह रहे हैं और योग रूढ़ भी हो गया, मतलब जो योग भी है और रूढ़ भी है। ये कैसे सकता है? मतलब कि एक शब्द है जिसको हम टुकड़े कर रहे हैं, अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन वो अर्थ नहीं निकल रहा जब जुड़े हुए शब्द थे, ठीक है। यौगिक में ऐसा था कि जो हम पहले जो अर्थ निकाल रहे तो भाई तोड़ने पर भी अर्थ निकल रहा हमारा, लेकिन योग रूढ़ में ऐसा नहीं होगा। अर्थ तो निकलेगा तोड़ने पर, लेकिन वो अर्थ नहीं निकलेगा जब जुड़े हुए शब्द थे। जैसे पंकज, तो पंकज है पंक प्लस जा। पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब जन्मा हुआ, तो पंक जो कीचड़ से जन्मा हुआ, सीधे दोनों का अर्थ अलग अलग है। पंक का मतलब कीचड़ होता है, जा का मतलब जन्मा हुआ हो गया। लेकिन जब पंकज एक साथ लेगा तो सीधे कहते हैं कमल। पंकज का मतलब क्या होता है? कमल, कमल का फूल, तो अर्थ अलग हो गया ना। पंक कर रहे, जा अलग करें, अर्थ नहीं वो निकल रहा। लेकिन जैसे हम पंकज कह रहे हैं, कमल हो गया, और पंक और जा कर रहे तो अर्थ अलग अलग है। तो इस मामले में तो पंकज कैसा शब्द हो गया? रूढ़ शब्द। कैसा रूढ़ है? योग रूढ़ है, ध्यान देंगे। रूढ़ वो जिसको अलग करने पर बिल्कुल कोई अर्थ निकले ही ना दोनों शब्दों का या दोनों अक्षरों का। यौगिक वो होते हैं जिसको पहले भी अर्थ था और जब ब्रेक करे तब भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन सेम अर्थ निकल रहा है। योग रूढ़ में क्या है? अर्थ पहले भी निकलेगा, बाद में निकलेगा, मगर वो अर्थ नहीं निकलेगा जो पहले शब्द का अर्थ था, पंकज और यह पंक प्लस जा। अब आते हैं भाववाचक। अब ये चीज़ें अगर समझ गए तो भाववाचक समझने में आपको आसानी होगी। कैसे? व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध कराता हो, मतलब उस व्यक्ति और वस्तु का गुण धर्म बताता हो, क्वालिटी बता रहा हो। जैसे एक चीज और ध्यान लें, इसका निर्माण कैसे हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाते हैं। अब प्रत्यय कैसे लगता है? प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। किसी शब्द के जैसे बूढ़ा, बूढ़ा, तो बूढ़ा में आप बुढ़ापा लगा दिया तो बुढ़ापा, तो पा लगा के बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या? एक भाव है। लड़का, लड़कपन एक भाव है, पन लगा दिया। गर्म, गर्मी, ई लगा दिया, ठीक है, तो क्या लगा दिया? ई लगा के इसमें प्रत्यय लगा दिया तो इसका भाव में आ गया, मतलब भाववाचक। कठोर, कठोरता, कठोरता एक भाव होता है। मीठा, मिठास एक भाव होता है। चतुर, चतुराई एक भाव होता है। चतुर, चतुराई एक आई लगा दिया आपने प्रत्यय, एक भाव निकल के आया। घबराना, घबराहट, घबराना तो एक अलग चीज़ है, घबराहट का एक भाव है। सजाना एक अलग चीज़, लेकिन सजावट एक भाव है। चढ़ना एक शब्द है, लेकिन चढ़ाई एक अलग शब्द है। दौड़ना और दौड़ एक अलग शब्द है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग पढ़, ये सब चीज़ें क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो ये संज्ञा के इतने प्रकार हैं, इतने तरीके से प्रकारों को हम डिफाइन कर सकते हैं। मुख्य प्रकार मैंने बता दिया, और जो अलग से जो
परीक्षा में आते हैं जिसको इन इन रूपों में भी कैटेगराइज किया जा सकता है, वो भी मैंने बता दिया कि प्राणी, अप्राणीवाचक, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, गणना के आधार पर गणनीय अगणनीय कैसे है, शब्द से ही पहचान लेंगे कौन गणनीय होता है कौन अगणनीय होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।